दोस्तों स्वागत है आपका स्टार स्टडी में। ध्यान से सुनिए, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो में क्या होगा। इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आपको 17 या फिर उससे अधिक प्रश्न सही सॉल्व करने होंगे। तो ठीक है, आप अपना टारगेट 17 प्रश्न सही करना रखिए। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको बता दें, इसमें आसान प्रश्न भी हैं, अच्छे प्रश्न भी हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आप इंजॉय कीजिए और 17 प्रश्न अपना टारगेट सेट करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये आपसे हो ही जाना चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा इसमें। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जिसको नहीं पता था वो याद कर ले, जिसको पता था वो अच्छी बात है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप ऑप्शन देख के बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आशीर्वाद के लिए कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो मेरे ख्याल से आप सभी ने सोच लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी आशीर्वाद यही शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी सही है। ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमसे, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है पूछा जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ जिसे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें अपादान कारक होगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, मज़ा आ जाएगा आपको अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता यानी देने वाला, इसका स्त्रीलिंग शब्द हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप देख लीजिए तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। ये एक अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन है दात्री। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, समास का अर्थ क्या है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमने रख दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने बताया। ऑप्शन ए यानी कि संक्षेप, यानी कई शब्दों को एक शब्द में या फिर कम शब्दों में कहना वही संक्षेप होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है या फिर सार्वनामिक है, गुणवाचक है या फिर परिमाणवाचक है? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है आप कि इसका आंसर क्या होगा तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। जैसे कि हो गया पापी व्यक्ति, ये व्यक्ति की कैसी विशेषता बता रहा है? ये व्यक्ति का गुण बता रहा है कि वो पापी है, यानी कि ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको याद होना ही चाहिए, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? अगर आपने पढ़ा है कहीं पर भी तो आपको पता होगा कि दोहा में 24 मात्राएं होती है। आप याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता था। ये देखिए आठवां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये देखिए, राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं जो लंबा ऑप्शन है वही सही होगा, ऑप्शन डी मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो चलिए आप बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, यानी कि मेरी गाय। ये विशेषण किस विशेषता बताता है? इस गाय की विशेषता बता रहा है कि ये गाय किसकी है, ये गाय मेरी है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ये एक अच्छा प्रश्न था, हालांकि आसान प्रश्न था। फिर देखते हैं नवा प्रश्न क्या कहता है हमसे, किस रस को रसराज कहा जाता है? अगर आपने रस पढ़ा है तो ये आपको याद होगा ही। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें ऑप्शन ए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा? ऑप्शन आप देख लीजिए, ABCD में से क्या होगा? आप सोच के आंसर बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए यानी पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपने वो ट्रिक याद ही की होगी, कर्ता ने कर्म को करण से आगे जो भी है। तो आपको बता दें यहाँ पे दूसरे पर ही मिल जा रहा है कर्म, यानी कि कर्म कारक, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 12वां प्रश्न क्या है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ये देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन देख के आप पता लगाइए, अस्थिर, अडिग, यायावर या फिर गतिशील। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऑप्शन ए चूज कर लेते हैं कि जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे अस्थिर कह सकते हैं, लेकिन आपको बता दें दोस्तों ये गलत है। सही आंसर इसका है ऑप्शन सी यायावर। आप इसे याद कर लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में के रचयिता कौन है?
आप ऑप्शन देख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो आपको बता दें ऑप्शन बी सही है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए वैसे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको बता दें अश्व मतलब आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि घोड़ा होता है, तो घोड़े का क्या क्या पर्यायवाची है वो ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है, जो नहीं है वो आपको चूज़ करना है। तो घोड़ा है, घोटक है, कटक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दें कटक का पर्यायवाची घोड़ा नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। यानी कि आप इस क्वेश्चन से क्या सीखते हैं, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची घोटक होता है होता है, अश्व होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए क्या प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अधिक समीप होना या फिर कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फिर पालतू होना। तो आपको बता दें जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि अधिक प्रिय होना इसका सही आंसर है। देखिए 16वां प्रश्न हम देखते हैं क्या है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। फिर वही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है रस को तो आपको पता होगा कि करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की। अवधी भाषा, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। किस भाषा में सूरदास ने सूर सागर की रचना की है। तो आपको बता दें कि ब्रज भाषा में सूरदास ने सूर सागर की रचना की थी, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न हमारा क्या है, जो अच्छे कुल से में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। जो अच्छे कुल उत्पन्न हुआ हो, तो दोस्तों आप बताइए इसमें से क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए कुलीन सही शब्द है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इसके लिए कुलीन शब्द होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीजक किसकी रचना है, सूरदास की है, तुलसीदास की है, कबीरदास की है या फिर जायसी की है। तो आपको बता दें दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कबीरदास की रचना है बीजक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न, और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने किसने प्रश्नों को सही सॉल्व किया। देखिए निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में हुआ है, वाहनारूढ़ में या फिर सत्ताधीश में, गंगा जल में या फिर रेखा चित्र में। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वैसे दोस्तों आप कमेंट में हमें ये भी बताइए कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, क्या आपको याद है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए वाहनारूढ़ इसका सही आंसर है। तो ये वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस आपको देखने को मिले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।